नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। सबसे पहले अपने दर्शकों से एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब खबर की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर सुदूर देहात तक एक पार्टी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी और वो पार्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में वो पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाए और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके बारे में पूरा हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि लाखों की संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को इकट्ठा होंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। यहां तक बिल्कुल बात सही है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना भी चाहिए और ये सभी की मांग है और हम लोगों की भी मांग है कि अगर कोई गलती हुई है सरकार से तो उसको वो करेक्ट कर ले, या तो अगर लोगों को लग रहा है, खास करके जो उससे प्रभावित छात्र हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो फिर आप उनसे इस्तीफा जरूर ले लीजिए। लेकिन आज जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि यहां लाखों की संख्या में छात्र जुटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 21 मिलियन से ज्यादा जिसके आपको फॉलोअर्स हों, उनके पास अगर दिल्ली में 2000 5000 की भीड़ भी ना जुटे तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। यानी कि ये पहले ही आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रकार से फुस हो गई। पहले ये हाइप क्रिएट किया गया और खास करके इसमें देखिए मीडिया की भी दो धरा है और दोनों धरा जो है, एक उनको पहले से ये कहने में लगा हुआ है कि ये किसी दूसरे का स्टूज है और वो इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा धरा ये कह रहा है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टूज है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टूज है। अब सवाल उठता है कि मैं देख रहा था खास करके सोशल मीडिया पर कि कुछ मूर्धन्य पत्रकार हैं, वो लिख रहे थे कि आनंद फानन में इनको क्यों दे दिया गया वो प्रदर्शन करने की अनुमति, खास करके पुलिस के द्वारा। अगर नहीं दिया जाता तो ये यही लोग लिखते कि इनसे डर करके सरकार जो है इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अगर दे दिया तो ये कहा गया कि ये क्यों दिया जा रहा है, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई चाल है, इसलिए दिया जा रहा है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने जन्म लेने से पहले ही मृत्यु के गाल में समा गया क्या। और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभिजीत दिपके हैं, इनके आने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली थी कि 6 जून को ये दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद पूरे देश में एक प्रकार से पूरा हाइप क्रिएट किया गया कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और अब तो पूरा मामला बदल जाएगा। ऐसा कुछ हुआ क्या आज? नमस्कार प्रवीण जी। पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही, देखिए कि दिल्ली में लाखों स्टूडेंट्स तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, चाहे वो मुखर्जी नगर का इलाका हो या जेएनयू के साइड का पूरा इलाका हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, कहीं कहीं हरियाणा से भी बच्चे आ सकते थे दिल्ली, वो भी तैयारी करते थे। वेस्टर्न यूपी के भी बच्चे आ सकते थे दिल्ली, स्टूडेंट्स आराम से आ सकते थे, 4 घंटे के ट्रेवल पे आ सकते थे, हर वेस्टर्न यूपी से भी, हरियाणा से। लेकिन वहां सुरक्षा कर्मी और यूट्यूबर्स को मिला देंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो आए थे लोग, उससे 2-2.5 गुना तो जरूर होंगे। हाँ, दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत सारे बहुत बुजुर्ग लोग भी दिखे, वो जैन जी से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए इसमें क्या है कि सरकार ने ठीक ही किया, प्रदर्शन करने के लिए जगह दे दी। अब कम से कम ये तो शिकायत नहीं करेंगे कि हमें प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, हमसे डर गए। कोई सिस्टम, सरकार इस तरह की बातों से नहीं डरती है, पहली बात है। और भारत की सरकार तो बिल्कुल नहीं डरती, वो चाहे पहले भी कांग्रेस की भी सरकार हो। जब बाबा रामदेव ने किया था आंदोलन तो उनको,
हाँ, तो उनको भागना पड़ा। सरकार अगर अपने ऊपर आ जाएगी तो फिर भारत के सिस्टम को आप हिला नहीं सकते। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है नेपाल का, बांग्लादेश का, कि कोई भी हिला देगा, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि वो देख रहा था कि जो उसके कर्ता धर्ता हैं, अभिजीत वगैरह और भी उनके जो चट्टे बट्टे थे, वो तो 1-2 घंटे की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, दिल्ली की धूप। वो भाग गए और वो कहने लगे एसी खोलो, जल्दी एसी चलाओ, एसी में बैठ गए। तो ये मतलब पहले दिन के प्रदर्शन में ये गर्मी नहीं झेल पा इनके कर्ता धर्ता। तो ये दिखाता है कि एक जमीनी आंदोलन के लिए वो लीडरशिप तैयार नहीं है इनकी। क्योंकि मान लीजिए गर्मी, इससे ज्यादा उमस भरी गर्मी पटना में होती है, कोलकाता में होती है, राजस्थान की गर्मी कैसे फिर झेल पाएंगे। तो आंदोलन लगातार चलाने के लिए आपके नेता का भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। देखिए, दो पार्टियां, आप कहिए 2-3 तरह के आंदोलन इस देश में हुए। एक जो सोशल जस्टिस के नाम पे हुए, और उसके नेता निश्चित रूप से बहुत जुझारू थे, चाहे वो आप नीतीश जी कर लीजिए, लालू जी कर लीजिए, रामविलास जी कर लीजिए, मायावती जी कर लीजिए, नेताजी मुलायम सिंह कर लीजिए, और भी बहुत सारे नेता जो भी हैं, बहुतों का हम नाम नहीं ले पा रहे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब। ये सब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे। दूसरी बात क्या था, उन्होंने आंदोलन एक दिन में शुरू नहीं किया। वो यहीं के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और स्टूडेंट यूनियन में काफी सक्रिय थे। उनको पता था कि मूवमेंट कैसे चलाया जाए। और तीसरी, और मैं सोशलिस्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूं, ऊपर से उनके 3-4 ऐसे नेता, चाहे मधुलिमिया जी हों, या आप जेपी कह लीजिए, या लोहिया जी कह लीजिए, वो फिलोसफिकली बहुत ही मैच्योर्ड इवॉल्व लीडर थे। और जेपी साहब तो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत आगे बढ़कर उन्होंने भूमिका निभाई थी, खास करके भारत छोड़ो आंदोलन में, जब वो भूमिगत होकर रेडियो चलवाते थे, भूमिगत अंडरग्राउंड मूवमेंट चलवाते थे। तो दे आर सीजन्ड लीडर और बहुत ही गहरे पॉलिटिशियन थे। और उनके पास एक फिलॉसफी थी कि उनको, उनका सोशल मॉडल क्या है, उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, उनका डेवलपमेंट मॉडल क्या है, वो कितना लेफ्ट है, कितना राइट है, कितना सेंटर है, सब उनको डिफाइन था। उसके बाद आप देखिए, कुछ द्रविड़ आंदोलन चले और कुछ भाषा के आंदोलन चले। इसके अलावा कोई ऐसा आंदोलन है, केजरीवाल का तो आंदोलन फूस हो गया, मतलब हुआ, जीते, पंजाब में जीते, फिर दिल्ली ही लूज कर गए। अब तो स्थिति ऐसी है कि देखिए, होता कि क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो। मान लीजिए वो हारते भी दिल्ली का इलेक्शन, लेकिन उन पर शराब घोटाले के आरोप नहीं लगते, उनके सांसद ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि यूपी का इलेक्शन और पंजाब का इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही ये केजरीवाल के द्वारा ये फिर से कि अब कोई एक और नया मुद्दा मिल जाए और उसके जरिए जो है फिर से खास करके पंजाब में सरकार बनाई जाए। कहा कि अगर उनको वहां पर यूथ को वहां पर अगर वो एंगेज कर देंगे इस सब में, तो फिर यूथ उनके पक्ष में आ जाएगा और फिर वहां पर पंजाब में उनकी सरकार बन सकती है, यानी कि वो जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये केजरीवाल का प्लान है, या जिस प्रकार से अब जो है मीडिया में ये चलने लगा है, और खास करके आज मैं जब सोशल साइट्स को देख रहा था तो उस पर कई पत्रकार ये लिख रहे थे कि नहीं, ये पूरा का पूरा यूपी इलेक्शन को लेकर ये बीजेपी का प्लान है और बीजेपी इसको इस रूप में प्लान कर रही है क्योंकि जो वो पुस्तक लेकर के निकले जब एयरपोर्ट से अभिजीत दिपके, उस हाथ में जो पुस्तक है उसके ऊपर जो तस्वीर है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। और कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो है यूपी में वो वोट बैंक को, चूंकि पीडीए जिस प्रकार से अखिलेश यादव बना करके यहां पर अब चुनाव लड़ने को, पिछली बार भी वो पीडीए बनाए थे और उसके जरिए अब उसको वो बढ़ा रहे हैं आगे, तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। आपको क्या लगता है कि कौन सा, किसका प्लान ये हो सकता है, या ये स्वतः स्फूर्त है? नहीं, स्वतः स्फूर्त तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वतः स्फूर्त होता तो पहले जमीन पर आता, तब सोशल मीडिया पे। लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी उल्टी है कि पहले ये सोशल मीडिया पे 21 मिलियन आप कह रहे हैं, इतना इन्होंने जुटा लिया और यहाँ पे 500,000 भी लोग नहीं पहुंचे, यानी 5 लाख लोग भी नहीं पहुंचे। दूसरी बात देखिए क्या है कि कभी कभी कोई चीज ट्रेंड हो जाती। बाबा साहब
वो किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा है। और बहुत कम अम्बेडकराइट्स हैं, बहुत कम, जिन्होंने की बाबा साहब की पूरी आइडियोलॉजी को पढ़ा है। नहीं तो पढ़ा ही नहीं है किसी ने। बाबा साहब ने कब किसी को कहा है कि उग्र आंदोलन करो? बाबा साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन, और अब आप बेनिफिट लीजिए उसका। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि रोड पर आके हुड़दंग कीजिए। उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म बनाया हुआ है, अब आप संविधान के थ्रू आप आइए, आपको संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है, पढ़िए लिखिए नौकरी। उन्होंने तो कहा पढ़ो लिखो नौकरी करो, और उसके बाद अपने आप उनको पता था कि पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप होगी। काशीराम जी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और कितनी बड़ी पार्टी खड़ी की बीएसपी। आज भी आप देखिए मायावती जी कोई उग्र आंदोलन में विश्वास नहीं करती। जो रियल अम्बेडकराइट्स हैं, मतलब जो रियल बाबा साहब के थ्योरी को पढ़ा है जिन्होंने और आत्मसात किया है, वो उग्र आंदोलन से दूर रहते हैं। अच्छा, तो आपको और क्या लगता है? जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, कम से कम वो जय भीम और जय मीम का नारा तो लगा ही नहीं सकता है। वो लगा ही नहीं सकता है। उन्होंने तो पूरा बुक लिखा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो बुक है उनकी, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि कैसे उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी कही हैं या मुस्लिम्स के बारे में कि मुस्लिम जो है कभी अपनी इस देश को अपनी वो मदरलैंड के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, रिफॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी था ना उनका ये कि वो हिंदू सनातन छोड़ेंगे तो वो कोई धर्म अडॉप्ट करेंगे। इन्होंने सारे धर्म की किताबें पढ़ी उन्होंने, और उसके बाद वो कंक्लूजन पे, अब उनकी कई बुक है जिसमें स्पेशली मेंशन है कि मुस्लिम समाज में प्रोग्रेसिवनेस कम है। तो उनकी एक अलग मैंने कहा ना कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की इतनी चर्चा होती है कि उसके विचार पर चर्चा ही नहीं होती, व्यक्ति पर चर्चा होती। बाबा साहब ने कभी आंदोलन किया, लेकिन बिना आंदोलन के इस देश के दलित वर्ग को, वंचित वर्ग को उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिलाए, और अब है कि वो पढ़ लिख के बेहतर करें, अच्छा करें। उसमें क्या है, ठीक है आंदोलन भी करते हैं। ये किसके ये मतलब किसके पार्ट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया या फिर जो अपोजिशन है वो आगे बढ़ा रहा? अपोजिशन में भी कांग्रेस तो अलग ही है, कांग्रेस तो साफ कर रही है कि इसमें वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने एक हल्का सा एक वीडियो शेयर कर दिया है एक निजी चैनल का, लेकिन उसमें बहुत कुछ अखिलेश ने भी नहीं कहा, अखिलेश यादव ने भी। लेकिन केजरीवाल का लगातार इसको लेकर आ रहा है ट्वीट, और सोशल मीडिया पर लगातार केजरीवाल की टीम एक्टिव है, और वो कह रही है कि अगर देश को बदलना है तो यूथ को आगे आना होगा, आंदोलन करना होगा, आंदोलन ही एक रास्ता हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये किनके तरफ से है? दरअसल ऐसी चर्चा हमने कई जगह सुनी कि इनके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो शुरू में केजरीवाल की पार्टी से जुड़े। देखिए मुझे लगता है यूथ को आंदोलन करने से ज्यादा एजुकेशन पर ध्यान देना है, मॉडर्न खास करके जो एआई, सेमीकंडक्टर चिप, इसमें रिवॉल्यूशन लाना है। वो रिवॉल्यूशन, देखिए सड़क पे रिवॉल्यूशन भारत में कभी नहीं हुआ, और भारत में जो भी रिवॉल्यूशन हुआ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ। वो सब यही गांधी जी ने यही पकड़ा था भारत की, थोड़ा मैं विषयांतर हो रहा हूँ, गांधी जी ने यही पकड़ा था कि इस देश में बहुत हिंसक या खूनी क्रांति नहीं हो सकती है भारत में, क्योंकि जो सनातन समाज है वो हजारों साल पुराना समाज है, उसमें बहुत गहराई है। उसको आप इस तरह से उछले तरीके से नहीं समझा बुझा सकते हैं। गांव के एक आम आदमी को भी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है भारत में। कहते हैं एक नॉलेज और दूसरा विजडम, भारत के लोगों को विजडम है, विजडम तत्व ज्ञान है। ऐसे कॉकरोच पार्टी ठीक है, करें लड़े, लेकिन अगर विपक्ष के दल ये सोचते हैं कि उनको इसका फायदा होगा तो नट सेल में कह दूं उनको नुकसान होगा। मान लीजिए अगर ये पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, ये 2% जो भी वोट काटेगी वो एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेगी, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। और शासक वही होता है जिस पर जितने पत्थर फेंके जाएं उन पत्थरों से अब आप संजीव जी फिर तो उसको आप यानी कि आपके कहने के अनुसार तब तो इसको बीजेपी प्रोपगेट कर रही है कि बीजेपी आगे बढ़ा रही है।
और वही एंटी इनकम्पेंसी वोट कटवाने के लिए बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर शासक स्मार्ट हो लोकतंत्र में, तो उसमें बहुत सारे पत्थर और तीर हर रोज फेंके जाते हैं। वो उस तीर से अपने रोशनदान बना लेगा और उस पत्थर से अपना एक सुरक्षित और मजबूत घर बना लेगा। मैं ये कह रहा हूं। यानी अगर अच्छा, आप स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, खबर आ रही है ये अभिजीत दीपके के बारे में संजीव जी, कि और वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ना तो हम पुष्टि करते हैं और अभी ये कहीं से पुष्ट खबर भी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कि उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब इसकी क्या सच्चाई हो सकती है? वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर अभिजीत दीपके को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो वो अपना पासपोर्ट दिखाए कि उसके ऊपर कौन सा स्टाम्प लगा हुआ है। नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया अमेरिका से। अभी भारत से तो बांग्लादेश से भी डिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, अभिजीत हैं तो भारतीय नागरिक, ठीक है, वो करें, आंदोलन करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं आंदोलन के जरिए, कोई भी पार्टी वो 100% हासिल नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए रिसोर्सेस कम है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो अच्छा, आप एक कितना एक भी आखिरी आंदोलन, अच्छा सवाल। देखिए क्या है, अब केजरीवाल ये बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, पंजाब में केजरीवाल ने कितने हजार गवर्नमेंट जॉब दिए? कांग्रेस आई हिमाचल में कि सत्ता नहीं व्यवस्था पर परिवर्तन, और मैं तो, मुझे मुकेश अग्निहोत्री जो उसके डिप्टी सीएम है उनका बयान याद है, 58 साल वाली परमानेंट नौकरी, 58 यानी 58 साल वाली परमानेंट नौकरी नहीं दे पाए। यहां तक कि आईएएस की सैलरी 30% घट गई, ग्रुप ए की सबकी। मुख्यमंत्री की सैलरी 50% घट गई। तो इसी तरह कर्नाटका में या बहुत सारे फ्रीबी जिन स्टेट में दिया जा रहा है, उसमें स्टेट बैंक का वो है कि 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हर साल, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन क्या उसी सब्सिडी को हम इंडस्ट्री वहां डेवलप नहीं कर सकते थे? आप सोचिए। तो एक होता है कि फ्री वीज, और एक होता है आप एक परमानेंट सेटअप करें। तो वो सोच आनी चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं है, जरूरी नहीं कि मोदी सरकार परफेक्ट हो, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां क्या है भाई? जनता ने जिसको इलेक्ट किया वो शासक है। 50 साल तक कांग्रेस को भी मौका मिला, तो कांग्रेस भी धैर्य रखे। और कोई भी समझदार विपक्षी दल होगी अगर, तो वो कॉकरोच जनता पार्टी को अवॉइड करेगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता पक्ष का वोट नहीं काटेगी, वो विपक्ष का ही 2% को काटेगी, और इससे बीजेपी को ही फायदा। और दूसरी बात क्या है, शॉक ऑब्जर्वर गवर्नमेंट ने देख लिया, भारत सरकार ने, और खास करके बीजेपी के जो थिंक टैंक है उन्होंने देख लिया कि इनकी कैपेसिटी क्या है रोड पर। यानी अच्छा, उन्होंने भांप लिया कि उन्होंने एक लाइन बस, उन्होंने भांप लिया कि जितना गुस्सा सोशल मीडिया पे युवाओं का दिखाया जा रहा है, जो एंगर, वो एंगर जमीन पर नहीं है। अगर जमीन पर होता तो आज कम से कम 1 लाख लोग होते, 1 लाख लड़के होते। मैं वो कह रहा हूं कि शॉक ऑब्जर्वर, उन्होंने, सरकार को रियल स्थिति भी पता चल गई इस बहाने कि बहुत ज्यादा लड़कों में गुस्सा नहीं। ठीक है, समस्याएं हैं, उस बात से इनकार नहीं किया जा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि युवाओं के सामने बहुत कठिन चुनौती, और सरकार आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि इनके जरिए युवा जो समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाधान इनके जरिए हो सकता है, या इनका अपना कोई अलग एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत ये जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, समाधान तो व्यक्ति नहीं कर सकता, सिस्टम कर सकती। व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई अभिजीत या कोई केजरीवाल या कोई, किया जा सकता है ना? नहीं, आपके सिस्टम, हमारे देश के सिस्टम में एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी और दूसरी तरफ रिजिडिटी भी है। मान लीजिए अब कहिएगा कि एआई डेवलप करना है, और एआई के लिए क्या हम अमेरिकी साइंटिस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम उस एनआरआई को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं? तो उसकी एक सीमा है, क्योंकि 60% रिजर्वेशन है हर सिस्टम में, और आप लेटरल एंट्री करेंगे तो वही विपक्षी दल विरोध करेंगे कि रिजर्वेशन का हनन हो रहा है। तो सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं और अन्य पार्टियों के भी हाथ बंधे हुए। आप कहिएगा न्यू इनोवेशन, लेकिन उसमें भी तो रिजर्वेशन है। मैं रिजर्वेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर आप कहिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रिजर्वेशन होगा, तब तो समस्या खड़ी होगी। जरूरी नहीं कि हमें तो दुनिया भर के टैलेंट को लेना चाहिए, जैसे अमेरिका ले रहा है, जैसे चाइना ले रहा है।
कि अगर जर्मन का भी कोई साइंटिस्ट, जर्मनी का भी बहुत अच्छा एआई में, तो हमें उसका सेवा का लाभ लेना चाहिए। लेकिन क्या हमारे संविधान में या हमारे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है? ये मैं बात कर रहा हूं कि आपको टैलेंट लेने के लिए अपने को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। लेकिन क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी अपोजिशन वो स्पेस देगी सत्ताधारी दल को? तो मान लीजिए अभिजीत हो या कोई भी, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आइए, अच्छी बात करिए, सोनम वांगचुक भी आए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये याद रखिए कि हर चीज की इस देश में एक सीमा है। आप कहिएगा कि तुरंत यहाँ पे चिप लग जाए, चिप की इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, संभव है क्या? उसके लिए जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए, क्या वो उपलब्ध है? 4 आईएएस को, अगर 4 एक्सपर्ट को, देखिए आईएएस क्या है, वो जनरलाइज सर्विस है, लेकिन एक्सपर्ट अगर हम लेते हैं किसी एक्सपर्ट को तो लेटरल एंट्री करानी पड़ती है। लेकिन अपोजिशन ने कितना विरोध किया कि नहीं, एक्सपर्ट हमें लेटरल एंट्री से एक्सपर्ट नहीं चाहिए। तो आपको बताइए, कोई ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर है, वो क्यों आएगा आपको इकोनॉमिक्स आपके देश की ठीक करने? क्यों आएगा जब आप उसको एंट्री नहीं देंगे? लेकिन कई भारतीय अर्थशास्त्री लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। और मैं भी ये कह रहा हूं कि अभिजीत दीपके का ये पहला, यानी अभिजीत दीपके का मेरा मतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये पहला प्रदर्शन था। आगे आने वाले समय में वो और कितना कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।